नाउ तो यहाँ पे क्या कह रहा है कि मॉर्गेजर को बेनिफिट मिलेगा जब वो राइट ऑफ रिडम्पशन उसे मिलने का राइट होता है। मॉर्गेजर की राइट ऑफ रिडम्पशन के बारे में डिटेल में आप सेक्शन 60 में पढ़ चुके हैं। तो रिडम्पशन का राइट जब मॉर्गेजर को मिलेगा तो मॉर्गेजर को और क्या मिलेगा, अगर वो प्रॉपर्टी लीज प्रॉपर्टी है और उसका रिन्यूअल मॉर्गेजी ने करवा लिया है तो उसका बेनिफिट भी मॉर्गेजर को मिलेगा, ऑन कंडीशन दैट कोई कॉन्ट्ररी कॉन्ट्रैक्ट ना हुआ हो, साथ में जो भी एक्सपेंडिचर्स हैं वो सारे मीट आउट किसने किए हो, मॉर्गेजर। दूसरी बात देखिए सेक्शन 65 क्या कहता है, ये बताता है आपको इम्प्लाइड कॉन्ट्रैक्ट्स बाय मॉर्गेजर। मॉर्गेजर के द्वारा किए गए जो इम्प्लाइड कॉन्ट्रैक्ट्स हैं उनके बारे में देखिए। अभी तक आपने 60 से 64 जो भी सेक्शंस पढ़े उसमें आपको मिलता है राइट्स ऑफ मॉर्गेजर, है ना। सेक्शन 60 से 64 जो भी है वो सारे कौन से हैं, राइट्स ऑफ मॉर्गेजर माने जाएंगे। तो अब इसमें जो इम्प्लाइड है इसके बारे में अपन देखिए क्या कह रहा है ये, इन द एब्सेंस ऑफ ए कॉन्ट्रैक्ट टू द कॉन्ट्ररी। मतलब अगर पार्टीज ने कोई कॉन्ट्ररी कॉन्ट्रैक्ट या विपरीत संविदा नहीं की है तो ये प्रिंसिपल एप्लीकेबल होगा। अगर पार्टीज ने खुद अपनी मर्जी से टर्म्स एंड कंडीशंस तय कर ली तो वही फॉलो होंगी, ध्यान रखिएगा। अगर पार्टीज ने अपनी मर्जी से कुछ चीजों को तय कर लिया दोनों पक्षकारों ने, तो हम पहले किसको प्रायोरिटी देंगे, इन दोनों के बीच के तय किए गए कॉन्ट्रैक्ट को, उनकी टर्म्स एंड कंडीशंस को। पार्टीज आर फ्री, वो डिसाइड कर सकते हैं आपस में कि व्हाट आर द राइट्स, है ना। लेकिन अगर उन्होंने कुछ तय नहीं किया तो इम्प्लाइडली, यानी हमें बोलना नहीं पड़ेगा, हमें एक्सप्रेस नहीं करना पड़ेगा, लिखना नहीं पड़ेगा, ये माना जाएगा कि ये अधिकार मॉर्गेजर के हैं। वो क्या क्या है, द मॉर्गेजर शैल बी डीम्ड टू कॉन्ट्रैक्ट विद द मॉर्गेजी। ये माना जाएगा कि जो भी कॉन्ट्रैक्ट मॉर्गेजर और मॉर्गेजी के बीच में हुआ है उसके बीच में क्या क्या चीजें तय हैं, that the interest which the mortgager professes to transfer to the mortgagee subsist and that the mortgager has power to transfer the same। आपको पता है जब कोई चीज अपन खरीदने जाते हैं तो अपन क्या मान के चलते हैं कि भाई बेचने वाले को बेचने का अधिकार है। जो शॉपकीपर है उसने जितने भी गुड्स वहां पे लगा रखे हैं अपन उससे पूछने जाएंगे क्या कि भैया ये दुकान में जितना सामान लगा हुआ है आपका ही है ना, चोरी का तो नहीं है, किसी और का तो नहीं, क्या ऐसा कभी हुआ है, नहीं। क्योंकि अपन क्या मान के चलते हैं, दिस इज इम्प्लाइड, बेचने वाले को बेचने का अधिकार है। तो हम क्या मानेंगे, सबसे पहला कि यहाँ पे मॉर्गेजर जो है उसको क्या राइट है, टाइटल है उसका, कि वो ऑथोराइज है कि इस प्रॉपर्टी को क्या कर सकता है, मॉर्गेज पे रख सकता है और उसे ट्रांसफर कर सकता है। ये सबसे पहला एक इम्प्लाइड वे से अपन चीज मान के चलेंगे, उसको एक्सप्रेस करने की आवश्यकता हमें नहीं है। दिस इज इम्प्लाइड कि यहाँ पर ये अथॉरिटी इसके पास है। ओके, तो इसको पॉइंट वाइज भी मैं आपको नोट करवा देती हूँ, अपनी नोटबुक में भी आप लिखते चलें। सबसे पहला जो है पॉइंट वो है कोवेनेंट फॉर टाइटल। सेक्शन 65 हेडिंग लगा लीजिए, उसमें लिख लीजिए इम्प्लाइड कॉन्ट्रैक्ट्स बाय मॉर्गेजर। इम्प्लाइड कॉन्ट्रैक्ट्स बाय मॉर्गेजर, बंधककर्ता द्वारा विवक्षित संविदाएं। उसमें सबसे पहला लिखिए हक के लिए प्रसंविदा। हक के लिए प्रसंविदा, कोवेनेंट, कोवेनेंट फॉर टाइटल, कोवेनेंट फॉर टाइटल। क्लियर, ये आ गया पहला पॉइंट टाइटल के बारे में, कोवेनेंट। मैं रिपीट करना एक बार। हाँ जी, सबसे पहला सेक्शन 65 में जो अधिकार है वो है हक के लिए, हक के लिए प्रसंविदा या कोवेनेंट फॉर टाइटल। इसका शॉर्ट की नोट होगा तो आपको इसके पॉइंट्स याद करने में भी आसानी रहेगी। दूसरी बात कह रहा है दैट द मॉर्गेजर विल डिफेंड or if the mortgagee be in possession of the mortgage property enable him to defend the mortgage's title thereto। दूसरा यहाँ पे क्या कह रहा है, डिफेंड करने के लिए, टाइटल को डिफेंड करने के लिए राइट देना। इसका हेडिंग लिखिए कोवेनेंट टू डिफेंड टाइटल।
हक की प्रतिरक्षा, हक की प्रतिरक्षा की प्रसंविदा, हक की प्रतिरक्षा की प्रसंविदा, इसको शॉर्ट में अपन डिफेंड टाइटल लिखते हैं। देखिए, आप मॉर्गेजर हैं, आप किसी प्रॉपर्टी को बंधक रख रहे हैं, यानी ओनर ऑफ द प्रॉपर्टी हैं आप, ठीक है, या एंटाइटल या ऑथोराइज्ड हैं आप। तो आपका उस प्रॉपर्टी से रिलेटेड क्या राइट है कि आप उस प्रॉपर्टी को अगर कोई नुकसान पहुंचाना चाहेगा, डैमेज पहुंचाना चाहेगा, तो उसको आप क्या करेंगे, अपनी प्रॉपर्टी को बचाएंगे, रॉन्ग डूअर के खिलाफ जो एक्शन लेना चाहेंगे वो लेंगे। अब ये राइट जो मॉर्गेजर का है, वो राइट किसका हो जाएगा, मॉर्गेजी का भी हो जाएगा यहाँ पे, कि अगर पोजेशन हमने उसको ट्रांसफर कर दिया है, हमारी प्रॉपर्टी जो मॉर्गेज पे रखी गई है उसका पोजेशन यानी उसका कब्जा आपने मॉर्गेजी को दिया है, तो मॉर्गेजी ऐसे थोड़ी करेगा कि भैया मॉर्गेजर की प्रॉपर्टी है, जाने दो, जो भी डैमेज हो रहा है, नुकसान कोई पहुंचा रहा है पहुंचाने दो। नहीं, अगर कोई थर्ड पार्टी उस प्रॉपर्टी को नुकसान पहुंचाएगी, तो जो अधिकार मॉर्गेजर के पास अपने टाइटल को डिफेंड करने के लिए है, वो ही सारा अधिकार किसको मिलेगा, मॉर्गेजी को मिलेगा। और हम ये मान के चलेंगे कि इन दोनों के बीच में, मॉर्गेजर और मॉर्गेजी के बीच में जो संविदा हुई है वो इस बात की हुई है, कॉन्ट्रैक्ट इस बात का भी हुआ है कि मॉर्गेजर के जो राइट है डिफेंड करने के, वो राइट किसके होंगे, मॉर्गेजी के भी होंगे। फिर कहता है सी पॉइंट, दैट द मॉर्गेजर विल, so long as the mortgagee is not in possession of the mortgage property। ये सिचुएशन अपन कौन सी देख रहे हैं, आप ये स्थिति देख रहे हैं जबकि मॉर्गेजी के पास हमने क्या नहीं दिया, पोजेशन नहीं दिया, मॉर्गेजी को मॉर्गेजर ने क्या नहीं दिया, संपत्ति का कब्जा नहीं दिया है। तो मॉर्गेजर क्या करेगा, पे ऑल पब्लिक चार्जेस एक्रूइंग ड्यू इन रिस्पेक्ट ऑफ द प्रॉपर्टी। तो ये क्या करेगा, थर्ड पॉइंट, पब्लिक चार्जेस को पे करेगा। किसकी ड्यूटी है ये, मॉर्गेजर की, मॉर्गेजर की, मॉर्गेजी की नहीं, मॉर्गेजर की जिम्मेदारी है। लिखिए, कोवेनेंट फॉर पब्लिक चार्जेस, कोवेनेंट फॉर पब्लिक चार्जेस, लोक प्रभार की, लोक प्रभार की प्रसंविदा, लोक प्रभार की प्रसंविदा। Mortgager is authorized, he is the owner of the property, he has transferred only the interest of the property, so it is duty of him to pay all the public charges. So if the property जो है उसका possession किसके पास है, mortgager के पास ही है, तो जितने भी public charges पे करने हैं, कोई ड्यूज है इस पर, वो सारा कौन चुकाएगा, मॉर्गेजर चुकाएगा। लेकिन हाँ, अगर इसका पोजेशन ट्रांसफर करके मॉर्गेजी को दिया गया है और इन दोनों के बीच में शर्तों को तय किया गया है, तो उस आधार पे पोजेशन भी ट्रांसफर कर दिया, दोनों के बीच में कॉन्ट्रैक्ट में टर्म्स एंड कंडीशंस भी तय हुई है कि पब्लिक चार्जेस मॉर्गेजी को पे करने हैं, देन मॉर्गेजी पे करेगा, अदरवाइज मॉर्गेजर। तो आपने लिख लिया कोवेनेंट फॉर पब्लिक चार्जेस। अगला देखते हैं, एंड वेयर द मॉर्गेज प्रॉपर्टी इज अ लीज, जहां बंधक की गई संपत्ति क्या है, पट्टा है ना, लीज पे प्रॉपर्टी है, that the rent payable under the lease, जो किराया उस लीज के अंतर्गत देना है, the conditions contained therein, और उस लीज में जो टर्म्स एंड कंडीशंस बताई गई हैं, and the contracts binding on the lessee have been paid, performed and observed down to the commencement of the mortgage। मतलब कोई कौन सी प्रॉपर्टी है, पट्टे की संपत्ति है, उस पट्टे की संपत्ति को, लीज की प्रॉपर्टी को अपन क्या कर रहे हैं, बंधक दे रहे हैं। तो मॉर्गेज के कॉन्ट्रैक्ट से पहले कौन सा कॉन्ट्रैक्ट है, लीज का कॉन्ट्रैक्ट। तो अपन क्या मान के चलेंगे कि मॉर्गेजर ने अपनी सारी जिम्मेदारी उस लीज वाले कॉन्ट्रैक्ट में भी पूरी कर ली है। क्या कर ली है, उसने सारा रेंट का अमाउंट पे करना है, जो भी शर्तें उनके बीच में तय हुई है लेसर और लेसी के बीच में, वो सारी उसने क्या की है, पूरी की है। किस टाइम पे, जिस समय मॉर्गेज की शुरुआत हो रही है, उसने इन सारी शर्तों को पूरा कर लिया है। ठीक वैसे जैसे अपन टाइटल की बात मान रहे थे कि अपन ने मान के चला कि भी इम्प्लाइड अथॉरिटी या टाइटल उसका है, वैसे ही अपन क्या मान के चल रहे हैं कि यहाँ पे लीज प्रॉपर्टी को मॉर्गेज किया गया है, तो उससे रिलेटेड सारी बातों को अकॉर्डिंग टू कॉन्ट्रैक्ट मॉर्गेजर ने पूरा किया है। And that mortgager will, so long as the security exists and the mortgagee is not in possession of the mortgage property,
अब यहाँ पे मॉर्गेजर को ध्यान रखना है कि सिक्योरिटी जो सिक्योरिटी के रूप में अपन ने क्या किया है, इस प्रॉपर्टी को दिया है। तो जिस दौरान ये पूरी प्रतिभूति बनी रहेगी यानी मॉर्गेज की संविदा बनी रहेगी, और ये प्रॉपर्टी कौन सी है, जिसका हमने मॉर्गेजी को पोजेशन नहीं दिया, तो ये क्या करेगा, पे द रेंट रिजर्व्ड बाय द लीज। तो सारा रेंट किसको चुकाना है, मॉर्गेजर को ही चुकाना है। और इफ द लीज बी रिन्यूड, द रिन्यूड लीज, अगर लीज को क्या किया गया है, रिन्यूअल किया गया है, तो उसका भी अधिकार किसका है, मॉर्गेजर का। परफॉर्म करेगा सारी टर्म्स एंड कंडीशंस, ऑब्जर्व करेगा, जो लेसी के ऊपर बाइंडिंग थी वो सारी की सारी शर्तें किसको पूरी करनी है, मॉर्गेजर को पूरी करनी है। और इंडेमनीफाई करेगा मॉर्गेजी को अगर कि उसे कोई भी नुकसान हुआ। Indemnify mortgagee against all claims sustained by reason of the non-payment of the said rent or the non-performance or non-observance of the said conditions in contract. मॉर्गेजर का काम है कि आप पट्टे की जो प्रॉपर्टी है, लीज की प्रॉपर्टी आप मॉर्गेजी को दे रहे हो। अब आपने कोई टर्म्स एंड कंडीशंस ब्रीच कर दी, जिस ब्रीच की वजह से किसको नुकसान हो गया, क्योंकि वो लीज की प्रॉपर्टी थी, किसको नुकसान हो रहा है, मॉर्गेजी को। मॉर्गेजी को जिस भी प्रकार से नुकसान हुआ है, इसलिए हुआ है कि आपने लीज की किसी कंडीशन को तोड़ा है या फिर आपने रेंट पे नहीं किया मिस्टर मॉर्गेजर, तो फिर उसका नुकसान भरने का यानी मॉर्गेजी का नुकसान भरने का, इंडेमनीफाई करने का भी जिम्मा आपका ही रहेगा। क्लियर हो गया? आगे चलते हैं। एंड वेयर द मॉर्गेज इज अ सेकंड और सब्सिक्वेंट एनकम्बरेंस ऑन द प्रॉपर्टी, जहां मॉर्गेज क्या है, सेकंड और सब्सिक्वेंट एनकम्बरेंस है, यानी कि इससे पहले भी हमने इस प्रॉपर्टी को मॉर्गेज रखा हुआ है, हम दोबारा मॉर्गेज पे रख रहे हैं, है ना। दैट encumbrance on the property that the mortgagor will pay the interest from time to time accruing due on each prior encumbrance as and when it becomes due. देखिए मैं मॉर्गेजर हूं, मैंने पहले क्या किया, ए से लोन लिया, तो पहला वाला कौन हो गया, प्रायर एनकम्बरेंस या मॉर्गेज ए के फेवर में क्रिएट हो गया, उसको मुझे हर महीने 10,000 रुपए देने थे। दूसरा मॉर्गेज ही मेरा कौन हो गया, बी हो गया, उसको भी हर महीने मुझे 20,000 रुपए देने हैं। तो अपन क्या मान के चलेंगे, ये जिम्मेदारी है मॉर्गेजर की कि आपने जो जितने भी मॉर्गेज क्रिएट किए हैं उस प्रॉपर्टी पे, उन सब मॉर्गेजीज को टाइम टू टाइम जब वो पैसा बकाया हो गया इंटरेस्ट का, तो आप उसे पे करें। ठीक है, तो प्रायर मॉर्गेजीज को उसको क्या करना है, टाइम टू टाइम पे करना है। एंड विल एट द प्रॉपर टाइम डिस्चार्ज द प्रिंसिपल मनी ड्यू ऑन सच प्रायर एनकम्बरेंस। और जब पैसे का भुगतान पूरा प्रिंसिपल मनी पे करने का टाइम आता है, तो आपको उसको प्रिंसिपल अमाउंट को भी पे करना है अकॉर्डिंग टू प्रायोरिटी। ठीक है, फिर ये कहता है the benefit of the contracts mentioned in this section shall be annexed to and shall go with the interest of the mortgagee as such and may be enforced by every person in whom the interest is for the whole or any part thereof from time to time be vested। मतलब इसने ये कहा कि एक ये पार्टी है, एक ये पार्टी, इन दोनों पक्षकारों के पास जो अधिकार है, इसके पास जो अधिकार है वो भी किसके पास जाएंगे, आगे उन सब व्यक्तियों के पास जिनके पास ये हित ट्रांसफर होगा। और ऐसे ही मॉर्गेजी का हित भी आगे जिन जिन लोगों के पास जाएगा, उनको वो सारे अधिकार इस कॉन्ट्रैक्ट के जरिए मिलेंगे, वो सारे कॉन्ट्रैक्ट जो कि यहाँ पर सेक्शन 65 ने बताए हैं। सेक्शन 65 मतलब लॉ बता रहा है, और यहाँ टीपी इंटरफेयर कर रहा है। क्यों कर रहा है, क्योंकि पार्टीज ने अपने आपस में कोई चीजें तय नहीं की। तो आपने यहाँ पे कौन सा लिखा, 3 पॉइंट लिखवा दिए थे मैंने आपको। चौथा लिखिए कोवेनेंट रिगार्डिंग लीज, पट्टे के संदर्भ में प्रसंविदा। कोवेनेंट रिगार्डिंग लीज, पट्टे के संदर्भ में प्रसंविदा। और पांचवा लिखिए पूर्ववर्ती बंधकों के लिए, पूर्ववर्ती बंधकों के लिए प्रसंविदा, कोवेनेंट फॉर प्रायर मॉर्गेजेस, कोवेनेंट फॉर प्रायर मॉर्गेजेस। बताइए कोई भी बात ऐसी जो इस सेक्शन की समझ में नहीं आई हो।
इम्प्लाइड ए पॉइंट ये माना जाएगा कि मॉर्गेजर को मॉर्गेज प्रॉपर्टी को ट्रांसफर करने का पावर है, वो ऑथोराइज है कि वो प्रॉपर्टी मॉर्गेज कर सकता है, ये उसका पावर है। ठीक है, दिस इज इम्प्लाइड। बताइए ऑनलाइन में ये सेक्शन क्लियर है, किसी को कोई दिक्कत? नहीं मैम। चलिए अब आगे चलते हैं। सिक्स, यस यस प्लीज। चलिए 65A देखते हैं, मॉर्गेजर्स पावर टू लीज। मॉर्गेजर की पावर कि वो लीज कर सकता है या नहीं कर सकता। देखिए इससे पहले वाले सेक्शन में आपने क्या पढ़ा था, जो लीज प्रॉपर्टी है उसको मॉर्गेज कर रहे थे अपन, यानी पहले पट्टा हुआ है बाद में क्या हुआ है, मॉर्गेज। अब जो अपन पढ़ रहे हैं उसमें क्या पढ़ रहे हैं, पहले हमने मॉर्गेज कर लिया है और बाद में उस मॉर्गेज प्रॉपर्टी को हम लीज पे दे रहे हैं। क्या हम ऐसा कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं, लॉ ने यहाँ पे बता रखा है आपको। फिर लीज का इंपॉर्टेंट एलिमेंट क्या होता है, ट्रांसफर ऑफ पोजेशन, कब्जे को देना जरूरी होता है। क्या मॉर्गेज में पोजेशन देना जरूरी होता है? नहीं होता। कहाँ जरूरी होता है? भोग बंधक में कंपल्सरी होता है, यूजरफैक्टरी मॉर्गेज में तो देना जरूरी होता ही है। ठीक है, अब देखिए मॉर्गेजर्स पावर टू लीज, मॉर्गेजर की पावर कि वो पट्टा कर सकता है सब्जेक्ट टू द प्रोविजंस ऑफ सबसेक्शन 2। देखिए मॉर्गेजर लीज तो कर सकता है, लेकिन कौन सी शर्तों के अधीन कर सकता है, जो यहाँ पे सबसेक्शन 2 में बता रखा है 65A के ही। उसमें मतलब एक तरह से प्रोवाइजो कह लो, शर्तें कह लो, कंडीशंस कह लो, उस अनुसार वो करेगा। A mortgager while lawfully in possession of the mortgage property, जब मॉर्गेजर के पास पोजेशन हो तभी तो लीज करेगा। अगर उसने मॉर्गेज प्रॉपर्टी का पोजेशन मॉर्गेजी को दे दिया है तो कब्जा उसके पास नहीं है, तो कब्जा नहीं है तो अपन लीज नहीं कर सकते, क्योंकि लीज का जो इंपॉर्टेंट एलिमेंट होता है वो होता है कब्जे का अंतरण। पोजेशन किसको करना होता है, हम सॉरी ट्रांसफर किसको करना होता है, पोजेशन। तो सबसे पहले तो उसके पास उस प्रॉपर्टी का पोजेशन हो। shall have power to make lease thereof which shall be binding on the mortgagee, तो वो क्या कर सकता है, अपनी उस संपत्ति जिसका कब्जा उसके पास है और उसने वो प्रतिभूति यानी सिक्योरिटी के रूप में मॉर्गेजी को ट्रांसफर ऑफ इंटरेस्ट किया है, उसको वो पट्टे पर भी दे सकता है, लीज भी कर सकता है, एक नया कॉन्ट्रैक्ट वो कर सकता है। और ये लीज किस पर बाइंडिंग होगी, मॉर्गेजी पर बाइंडिंग होगी, कोई परेशानी नहीं है। अब ये शर्तें क्या हैं जो इसने सबसेक्शन 2 में अपने को बताई थी कि भाई ये शर्तें माननी पड़ेंगी। Every such lease shall be such as would be made in the ordinary course of management of the property concerned and in accordance with any local law, custom or uses। ये कह रहा है जो आप लीज कर रहे हो, सबसे पहली बात उस मॉर्गेज प्रॉपर्टी को जब हम लीज करेंगे तो सबसे पहली बात किसके अकॉर्डिंग करेंगे, कस्टम्स के अकॉर्डिंग करेंगे, लॉ के अकॉर्डिंग करेंगे, प्रथाओं के अकॉर्डिंग करेंगे, जो ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस हो उसके अनुसार करेंगे। ठीक है, तो पहली तो ये शर्त हो गई कि हमें देखना पड़ेगा कि अभी क्या कस्टम या यूजेस के अकॉर्डिंग अपन लीज कर सकते हैं, यानी लीज के प्रोविजंस को ध्यान में रखते हुए ही आपको लीज करना पड़ेगा, पहला ये पॉइंट। दूसरा, every such lease shall reserve the best rent that can reasonably be obtained। मतलब यहाँ पे ये कह रहा है जो रेंट होगा ना वो बेस्ट स्टैंडर्ड रेट होगा। मतलब ऐसा नहीं कि आपने कम कीमत पे दे दिया पट्टे पे प्रॉपर्टी को, जो मार्केट रेट चल रहा होगा उसमें जो हायर रेट है उस पे आप लीज दोगे, क्योंकि अब दूसरे व्यक्ति का हित भी जुड़ गया ना उसमें। तो अपन ऐसे ही करेंगे कि लोअर रेट पे ही आपने प्रॉपर्टी को लीज पे दे दिया। आप प्रॉपर्टी को जब लीज पे दोगे, पट्टे पे दोगे, तो उसका जो प्रीमियम या कंसिडरेशन जो तय होगा लेसी के साथ वो स्टैंडर्ड रेट होना चाहिए। आरक्षित कौन सा रकम होगा, जो कि मार्केट रेट हो उस समय का हायर अमाउंट। And no premium shall be paid or promised and no rent shall be payable in advance। और इसमें कोई एडवांस रकम नहीं होगी, कोई प्रीमियम वगैरह कुछ आप एडवांस में नहीं रखोगे, क्योंकि पहले से ही आपने क्या कर रखा है, मॉर्गेजी के पास प्रॉपर्टी की सिक्योरिटी रख के पैसा उसी पे ले रखा है।
तो फिर प्रायोरिटी वाली बात आ जाएगी, है ना, वो भी झगड़ने लगेगा कि मेरा भी इस संपत्ति में यहाँ पे ये पॉइंट ब्रीच हो रहा है। तो आपको ध्यान रखना है कि यहाँ पे आप उससे नो एडवांस, कोई भी एडवांस अपन नहीं लेंगे, कोई अग्रिम राशि नहीं लेंगे, और रेंट जो रिजर्व करेंगे वो कौन सा होगा, स्टैंडर्ड रेंट होगा। दो बातें क्लियर। तीसरी बात ये क्या कह रहा है, नो सच लीज शैल कंटेन अ कोवेनेंट फॉर रिन्यूअल। लो साहब, क्या रेंट का रिन्यूअल हो सकता है? बिल्कुल हो सकता है, लेकिन कब नहीं हो सकता, अगर वो ऐसी प्रॉपर्टी है जो पहले से मॉर्गेज पे रखी गई है, फिर हम उसका लीज कर रहे हैं, तो ऐसी लीज के कॉन्ट्रैक्ट में रिन्यूअल नहीं होगा। क्वेश्चन आ रहे हैं ना निकल के ऑब्जेक्टिव के। लीज का रिन्यूअल पॉसिबल है, लेकिन कब पॉसिबल नहीं है, जब वो प्रॉपर्टी ऑलरेडी मॉर्गेज पे रखी हुई है, तो हम उसका रिन्यूअल नहीं कराएंगे। फिर क्या कह रहा है, एवरी सच लीज शैल टेक इफेक्ट फ्रॉम अ डेट नॉट लेटर देन 6 months फ्रॉम द डेट ऑन विच इट इज मेड। ये किस दिन से इफेक्ट में आएगा, जो मैक्सिमम जो 6 महीने से ज्यादा की नहीं होगी। मतलब ये दूसरे तरीके से आपको बताना चाह रहा है कि इसका जो मैक्सिमम टाइम है वो कितना होगा, 6 months। ये कितने समय के लिए लीज का कॉन्ट्रैक्ट होगा, मैक्सिमम 6 महीने के लिए होगा, उससे ज्यादा के लिए लीज का ये कॉन्ट्रैक्ट आप नहीं करोगे। फिर कह रहा है, इन द केस ऑफ अ लीज ऑफ बिल्डिंग्स वेदर लीज्ड विद और विदाउट द लैंड। मतलब अगर हम जो प्रॉपर्टी लीज पे दे रहे हैं वो कौन सा है, कोई निर्माण है, बिल्डिंग है, तो हम चाहे विथ लैंड उसे लीज पे दे रहे हैं या विदाउट लैंड उसे भूमि के साथ दे रहे हैं या उसके बिना दे रहे हैं उस कंस्ट्रक्शन को, बिल्डिंग को, द ड्यूरेशन ऑफ द लीज शैल इन नो केस एक्सीड 3 years। तो ये 3 साल से ज्यादा नहीं होगा। And the lease shall contain a covenant for payment of rent and condition of re-entry on the rent not being paid within a time therein specified। इसने यहाँ पे क्या कह दिया, अगर वो मामला ऐसा है, लीज की प्रॉपर्टी ऐसी है जो या तो कोई बिल्डिंग है, उसको आप विथ लैंड और विदाउट लैंड आप क्या कर रहे हो, लीज पे दे रहे हो, तो उसका मैक्सिमम टाइम पीरियड 3 साल ही हो सकता है। साथ में उसको आपको एक शर्त भी डाल के देनी पड़ेगी कि सही समय पे अगर भुगतान नहीं होता, यानी पेमेंट लेसी की तरफ से रेंट या प्रीमियम का नहीं किया गया है, तो उस पोजेशन को वापस लिया जा सकेगा। ये शर्त आपको डाल के ही लीज करना पड़ेगा। इसे कहा जाता है लीगल लैंग्वेज में राइट ऑफ री एंट्री, जिसके बारे में आपने सेक्शन 6 में पढ़ा है ना। राइट ऑफ री एंट्री किसका होता है, लेसर का राइट होता है। चलिए अब देखते हैं आगे क्या कहता है, द प्रोविजंस ऑफ सबसेक्शन 1। अब सबसेक्शन 3 देख रहे हैं आप इसका। The provisions of subsection 1 apply only if and as far as a contrary intention is not expressed in the mortgage deed। मतलब ये क्या कहना चाह रहा है, सबसेक्शन 1 के प्रोविजंस वहां अप्लाई होंगे जहां विपरीत आशय ना पता लगे। तो सबसेक्शन 1 क्या कह रहा था, आपको कह रहा था मिस्टर मॉर्गेजर आप इस प्रॉपर्टी को लीज पे भी दे सकते हो अगर आपके पास संपत्ति का कब्जा है, लेकिन कॉन्ट्रेरी इंटेंशन है तो नहीं कर सकते, ये क्लॉज 3 में बताया। यानी 1 का अपवाद सबसेक्शन 1 का एक्सेप्शन 3 में आ गया, यानी ये शक्ति छीनी जा रही है अगर कोई दोनों पार्टीज मॉर्गेजर और मॉर्गेजी के बीच में तय होता है, मैं मॉर्गेजर हूं, मैंने आपको मेरी प्रॉपर्टी मॉर्गेजी को दी है और सिक्योरिटी के रूप में दी है। अब आपने मुझे पहले ही कह दिया कि भाई आप ऐसा नहीं करोगे कि इस प्रॉपर्टी को लीज पे दे दो, आप, आपका राइट तो है, लेकिन आप ऐसा कर नहीं सकते, तब तो आप हमारे साथ कॉन्ट्रैक्ट करो। जो आपको 65(1) जो पावर देता है हम वो नहीं देना चाहते, तो हम ये कॉन्ट्रेरी इंटेंशन क्या कर रहे हैं, कॉन्ट्रैक्ट में लिख रहे हैं स्पेशली। अब हमने क्या कर दिया, उस मॉर्गेजर की पावर को छीन लिया, रेस्ट्रिक्ट कर दिया, तो फिर ये पावर उसकी नहीं होगी। तो एंड द प्रोविजंस ऑफ सबसेक्शन 2 में बी वेराइड और एक्सटेंडेड बाय द मॉर्गेज डीड। और सबसेक्शन 2 में आपने जितनी अभी शर्तें पढ़ी हैं उन सब में परिवर्तन किया जा सकता है मॉर्गेज डीड के अनुसार। And so varied and extended shall as far as may be operate in like manner and with all like incidents, effects and consequences as if
Such variations or extensions were contained in that subsection. मतलब लेटर ऑन हमने मॉर्गेज डीड में किसी प्रकार का परिवर्तन किया और उसमें हमने लीज से संबंधित चीजों को हमने चेंज करके लिखा, तो उन सबको ऐसे माना जाएगा जैसे वो शुरुआत से ही मॉर्गेज डीड में लिखी गई थी, वो प्रभावी होंगी। मतलब जो भी अपन बाद में अमेंडमेंट या चेंजेस करते हैं वो एप्लीकेबल होते हैं, तो इन्होंने कहा उसको लागू माना जाएगा। बताइए ये समझ में आया 65A? यस अच्छा मैम। अच्छा सेक्शन है ये भी, और इसमें से अपने ऑब्जेक्टिव के अच्छे सवाल बनते हैं, बढ़िया सवाल बनते हैं। क्लियर? इसके अगला वाला और बढ़िया सेक्शन पढ़ रहे हो आप। अगला सेक्शन है 66, वेस्ट बाय मॉर्गेजर इन पोजेशन। ये कह रहा है कब्जा रखने वाले बंधककर्ता द्वारा दुर्व्यय। अब देखो हमने क्या पढ़ा, मॉर्गेज में ट्रांसफर ऑफ इंटरेस्ट होता है, जरूरी नहीं है कि वहां ट्रांसफर ऑफ पोजेशन हो। ठीक है, तो अभी कौन सी पोजीशन है कि हमने यहाँ पे क्या रखा हुआ है, पोजेशन किसके पास रखा हुआ है, मॉर्गेजर के पास ही रखा हुआ है। जो इंपॉर्टेंट फीचर किसका होता है, जब कब्जा ट्रांसफर नहीं होता। आपने तो नहीं पढ़ा, आप बता सकते हैं। कोई ऐसा मॉर्गेज बताइए जिसमें पोजेशन निश्चित रूप से मॉर्गेजर के पास ही रहता है। नहीं पढ़ा? याद आ रहा है कुछ? क्योंकि अभी जो अगला सेक्शन पढ़ने वाले हैं ना, उसमें एक चार्ट बनवाऊंगी आपको, सारी चीजें उस वो क्लासिफिकेशन वाला सारा टॉपिक काम आएगा आपको। सिंपल मॉर्गेज याद है, सादा बंधक, उसमें कब्जे का अंतरण नहीं होता, तो निश्चित रूप से नहीं होता कंपल्सरीली, है ना। और बाकी में तो फिर अपन कुछ चीजों को अपन ने चेंजेस में भी देखा था। चलिए अब ये क्या कह रहा है, अ मॉर्गेजर इन पोजेशन ऑफ द मॉर्गेज प्रॉपर्टी, ऐसा बंधक करता जिसके पास बंधक संपत्ति का कब्जा है, is not liable to the mortgagee for allowing the property to deteriorate। मतलब वो लाइएबल नहीं होगा इस बात के लिए कि उसकी संपत्ति का कुछ नुकसान हुआ है, उसकी प्रॉपर्टी में किसी प्रकार का डैमेज हुआ, नुकसान हुआ, इसके लिए वो मॉर्गेजी के प्रति जिम्मेदार नहीं होगा। But he must not commit any act which is destructive or permanently injurious thereto। लेकिन वो ऐसा काम जानबूझ के कोई ऐसा काम नहीं करेगा जो परमानेंटली नुकसानकारक हो उस संपत्ति के लिए। If the security is insufficient or will be rendered insufficient by such act। ये भी कब, जबकि वो प्रॉपर्टी जो सिक्योरिटी में रखी गई है ऐसी हो गई है कि वो इनसफिशिएंट हो गई है। अब हमें इसका मतलब जानना पड़ेगा, इनसफिशिएंट का मतलब क्या होता है। लेकिन पहले आप इसका बेसिक कंसेप्ट समझो, ये क्या कहता है। ये कह रहा है मैं मॉर्गेजर हूं, मेरी प्रॉपर्टी है, मैंने चूंकि आपको मेरी प्रॉपर्टी सिक्योरिटी के रूप में दी, तो मैंने क्या दिया भैया, हित का अंतरण किया। अब मैंने प्रॉपर्टी में मेरी एक कील ठोकी है, मैंने एक वॉल में चेंज करा है, तो आप आ गए, ये क्या कर रहे हैं आप, ये तो गड़बड़ हो जाएगा, ये देखो दीवार में। कर सकते हो क्या आप एज ए मॉर्गेजी? भाई मेरी प्रॉपर्टी, मैं उसमें जो कर रही हूँ काम मेरी मर्जी से कर रही हूँ। अब उसमें मैंने एक दीवार लगाई, तो हो सकता है दूसरी दीवार पे कोई डैमेज आया हो, तो बार बार मॉर्गेजी आएगा मेरे को परेशान करने। क्या कर रहे हो आप? क्यों ये नहीं कर सकता वो? क्यों नहीं कर सकता? क्योंकि मालिक तो मॉर्गेजर है, मॉर्गेजी को तो हमने कुछ राइट ही दिए हैं ना, ट्रांसफर ऑफ इंटरेस्ट ही किए हैं। तो वो अपनी प्रॉपर्टी को नुकसान पहुंचा रहा है, तो मॉर्गेजी भागा भागा नहीं आ जाएगा, मत नुकसान पहुंचाओ, मालिक नहीं हो तुम संपत्ति के, तुमको सिक्योरिटी के रूप में दिया है, तो तुम इंटरफेयर नहीं कर सकते कि संपत्ति को नुकसान मत पहुंचाओ। इवन वो डिस्ट्रक्टिव या इंजरीज काम भी कर रहा है तो भी उसे नहीं कह सकता। संपत्ति को नुकसान खुद पहुंचा रहा है मॉर्गेजर, अपनी संपत्ति को ऐसा डिस्ट्रक्टिव काम कर रहा है जिससे कि इंजरीज पहुंच रही है प्रॉपर्टी को, और प्रॉपर्टी की वैल्यू डिमिनिश हो रही है, कुछ नुकसान पहुंच रहा है और वैल्यू में कमी हो रही है, तो भी नहीं कह सकता मॉर्गेजी। क्लियर? दोनों बातों में नहीं कह सकता मॉर्गेजी, दोनों बातें बता दी। लेकिन वो कब कह सकता है, जब वो संपत्ति क्या हो रही है, इनसफिशियंट हो रही है।
अब यहाँ आपको देखना है प्रतिभूति के अपर्याप्त होने का इस धारा में क्या मतलब बताया गया है ना। देखो इसने एक्सप्लेनेशन में आपको क्या कहा है, मतलब ये कहना चाह रहा है अभी इनसफिशिएंट होगी तो वो रोकेगा, अदरवाइज नहीं रोकेगा। A security is insufficient within the meaning of this section unless the value of the mortgage property exceeds by 1/3, or if consisting the buildings exceeds by 1/2 the amount for the time being due on the mortgage. किसी प्रॉपर्टी की वैल्यू, किसी प्रॉपर्टी का जो मॉर्गेज मनी है, मूल जो हमने लोन का अमाउंट लिया, मॉर्गेज मनी वो कितना है 30,000। तो ऑब्वियस सी बात है कि भाई 30,000 तो मुझे मिलना ही चाहिए। जो मॉर्गेजी है उसको क्या चाहिए, सिक्योरिटी चाहिए। तो उसकी सिक्योरिटी क्या होनी चाहिए कि प्रॉपर्टी की वैल्यू ज्यादा तो हो। कल को पता चले 10,000 रुपए की प्रॉपर्टी की सिक्योरिटी दिए तो मुझे मिलेगा ही क्या। तो वो 10,000 हो गई तो मतलब इनसफिशिएंट हो गई। तो वो कितनी कम हो कि उससे वो कह रहा है कि इनसफिशिएंट हम माने। तो यहाँ पे इसने आपको एक एग्जाम्पल तो ये दिया, इसका 1/3 इन जनरल, है ना। देखो आपको ये एक्सप्लेनेशन ये कह रहा है कि सिक्योरिटी इनसफिशिएंट अगर वो मॉर्गेज प्रॉपर्टी का 1/3 से एक्सीड नहीं होता। तो अब एग्जाम्पल के रूप में समझा रही हूँ आपको, 30,000 का हमारा बंधक धन था, इसका 1/3 कितना होता है 10,000। अब 30,000 में आप क्या करोगे, 10,000 जोड़ दोगे, यानी 40,000 से कम इस प्रॉपर्टी की वैल्यू अगर होती है, 40,000 तो होनी चाहिए। जहां हमने 30,000 रुपए का क्या किया है, लोन लिया है, हमारी प्रॉपर्टी की वैल्यू 40,000 होनी चाहिए। अगर वो 40,000 से कम है तो क्या कहोगे उसको, कौन सी प्रतिभूति है वो, अपर्याप्त, इनसफिशियंट है। बात समझ में आ रही है। अगर ये बिलो 40,000 है तो वो क्या है, अपर्याप्त है, इनसफिशियंट है, वो नहीं होनी चाहिए। अगर ऐसा वो कर रहा है, मॉर्गेजर संपत्ति को नुकसान पहुंचा रहा है और यहाँ 40,000 से भी कम उसकी संपत्ति की वैल्यू हो रही है, तो डेफिनेटली यहाँ मॉर्गेजी इंटरफेयर कर सकता है, अदरवाइज आप इंटरफेयर नहीं करोगे। दूसरी बात इसने कहा कि अगर कोई बिल्डिंग है जिसकी कोई प्रतिभूति के रूप में दिया गया है, एक्सीड्स 1/2 होना चाहिए, उससे कम नहीं होना चाहिए। तो अब ये देखो, इसका 30,000, वही एग्जांपल ले लेते हैं। 30,000 हमारा क्या है, मॉर्गेज मनी, इसका 1/2 करो। 30,000 का पहले तो 1/3 बताया इसने, लेकिन बिल्डिंग वाले में 1/2 बताया। 1/2 कितना अमाउंट है, 15,000, 15,000। 30,000 प्रिंसिपल मनी है, उसका 15,000 आप इसमें जोड़ेंगे तो कितना आएगा, 45,000। इससे बिलो अगर है तो वो क्या है, इनसफिशिएंट। बात आ गई समझ में। ये आप है ना नोट कर लो अपने, जो छोटा सा ये डायग्राम मैंने बनाया ना, ये आप अपनी नोटबुक में लिखो, जिससे कि आपको ये चीजें याद रहें। क्योंकि इस पे क्वेश्चन आ जाए कि व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय, कि भाई ये लिमिटेड हो जाए तो क्या होगा, इनसफिशिएंट हो जाए तो क्या होगा, तो हमें पता होना चाहिए इसका मतलब क्या है। तो अब तक अपनी क्या क्या चीजें आ रही थी, अब तक अपनी चीजें आ रही थी, मॉर्गेजर के बारे में आप जान रहे थे, इनके राइट्स के बारे में और लायबिलिटीज के बारे में आप जान रहे थे। सेक्शन 60 से लेके 66 ये आपने पढ़ा है मॉर्गेजर के राइट्स एंड लायबिलिटीज। 60 से 67 तक अपन ने पढ़ा है मॉर्गेजर के राइट्स और लायबिलिटीज के बारे में। अब आप इंपॉर्टेंट सेक्शन, जैसे 60 इंपॉर्टेंट था, वैसे कौन सा सेक्शन इंपॉर्टेंट है, 67।
अपन इसके बारे में जानने जा रहे हैं। ये मॉर्गेजी का राइट है ऑफ फोरक्लोजर एंड सेल। मॉर्गेजीज राइट ऑफ फोरक्लोजर एंड सेल, हिंदी में कहेंगे बंधक ग्रहीता का पुरोबंध व विक्रय का अधिकार। बंधककर्ता का पुरोबंध व विक्रय का अधिकार। देखिए, जिस तरीके से आपने कौन से राइट के बारे में जाना था, आपने जाना था राइट ऑफ रिडम्पशन, आपने जाना था मोचन का अधिकार। किसका अधिकार होता है ये? मॉर्गेजर का, बंधककर्ता का, जिसका मतलब क्या होता है? प्रॉपर्टी को रिडीम कराना यानी छुड़वाना। इसे किसी कॉन्ट्रैक्ट के जरिए भी छीना नहीं जा सकता। हमने डिटेल में डिस्कस किया है इसके बारे में सारे पॉइंट्स को, कि ये एक स्टैच्यूटरी राइट है। ये संविधि द्वारा यानी कानून द्वारा दिया गया अधिकार है, जिसे कि पार्टीज अपनी मर्जी से छेड़छाड़ नहीं कर सकती, है ना। हम कंपैरिजन की बात करें 60 और 67, 60 और 67 में क्या डिफरेंस है, जब हम इसमें अंतर की बात करेंगे तो 60 तो जो राइट है वो कौन सा राइट है, जिसे कि स्टैच्यूटरी राइट कहा जाता है, जो मॉर्गेजर का ऐसा राइट है जिसे पार्टीज अपने कॉन्ट्रैक्ट के जरिए इसको छीन नहीं सकती, कम नहीं कर सकती। ये मिलेगा ही मिलेगा मॉर्गेजर को। आपने देखा था कि ये किस तरीके से टर्मिनेट होता है, समाप्त होता है, बाय द एक्ट ऑफ पार्टीज कब होता है, बाय ऑपरेशन ऑफ लॉ कैसे होता है, बाय कोर्ट कब होता है, ये सारी चीजें अपन ने पढ़ी थी। अब 67 की जब अपन बात करेंगे तो हम 67 में पढ़ेंगे कि मॉर्गेजी जो होता है, बंधक ग्रहीता जो होता है, उसका ये अधिकार है फोरक्लोजर का। फोरक्लोजर यानी पुरोबंध का मतलब क्या हो रहा है? वो मॉर्गेजर को रोकता है कि मिस्टर मॉर्गेजर, आप इस संपत्ति को रिडीम नहीं करा सकते, छुड़वा नहीं सकते, और साथ में वो उस प्रॉपर्टी को बेचने का अधिकार कोर्ट के द्वारा उसे सेल करवाने का राइट रखता है। ये राइट, इसको इसके बारे में आप पढ़ेंगे सेक्शन 67 में। लेकिन ये राइट को पार्टीज वेरिएशन कर सकती, 60 में तो क्या था, नहीं कर सकते। लेकिन 67 का राइट कौन सा है, जिसे पार्टीज अपनी मर्जी से चेंज कर सकते हैं? देखो शुरुआत की लैंग्वेज इसकी क्या लिखी है। इन द एब्सेंस ऑफ ए कॉन्ट्रैक्ट टू द कॉन्ट्ररी, अंडरलाइन कर लो इस बात को, तत्प्रतिकूल संविदा न हो तो बंधकदार को ये अधिकार है। कॉन्ट्ररी कोई प्रोविजन नहीं होता तो मॉर्गेजी को राइट है, मतलब मॉर्गेजी का ये राइट कॉन्ट्ररी कॉन्ट्रैक्ट के जरिए छीना जा सकता है। यस, मॉर्गेजर और मॉर्गेजी के बीच में टर्म्स एंड कंडीशंस कॉन्ट्ररी तय हो सकती हैं, कि वैसे तो मिस्टर मॉर्गेजी आपको लॉ ये राइट देता है फोरक्लोजर का, लेकिन आपके और हमारे बीच के कॉन्ट्रैक्ट में ये राइट आपका नहीं रहेगा, तब तो हम इस कॉन्ट्रैक्ट में आगे चलेंगे। यानी इसे छीना जा सकता है, क्योंकि फाइनली कोर्ट भी ज्यादातर फोरक्लोजर की डिग्री देने के फेवर में नहीं होता। किसके फेवर में होता है? मॉर्गेजर को रिडीम करवाने की डिग्री यानी रिडम्पशन का जो उसका डिग्री होता है या राइट होता है, उसको बचाने के फेवर में होता है। इसका क्यों होता है ऐसा? क्योंकि वो तो ऑलरेडी बेचारा इस पोजीशन में है मॉर्गेजर की, उसको प्रोटेक्शन की जरूरत है। मॉर्गेजी कहीं ऐसा नहीं हो कि मॉर्गेजर के राइट्स को नुकसान पहुंचाए, इसलिए हम उसे प्रोटेक्ट करते हैं। कानून की नजर में मॉर्गेजर को प्रोटेक्शन दिए जाने की वजह से ये अधिकार दिए गए, कि भाई किसी वजह से उसने अपनी प्रॉपर्टी को सिक्योरिटी के लिए रखा है, प्रतिभूति के लिए रखा है, लेकिन वो प्रॉपर्टी का मालिक है, उसको अल्टीमेटली अधिकार मिलना चाहिए कि वो अपनी संपत्ति की सुरक्षा कर सके और उसे छुड़वा सके। और मॉर्गेजी को कानूनों का दुरुपयोग करने का अधिकार या परिस्थितियों का दुरुपयोग करने का अधिकार नहीं देना चाहिए। तो अपन मॉर्गेजर को प्रोटेक्ट करना चाहते हैं, कानून के जरिए उसे सुरक्षा देना चाहते हैं, इसीलिए यहाँ पे फोरक्लोजर का राइट पार्टीज के कॉन्ट्रैक्ट के अधीन रखा गया है, सब्जेक्ट टू। क्लियर ये बात? तो अगर यहाँ कंपैरिजन होता है, कोई तरीके का क्वेश्चन आता है आपके लिए, तो यहाँ ब्रीफ इंट्रोडक्शन आप 60 और 67 के कंपैरिजन का दे सकते हैं। अब अगला ये क्या कहता है? द मॉर्गेजी हैज एट एनी टाइम आफ्टर द मॉर्गेज मनी हैज बिकम ड्यू टू हिम। मॉर्गेजी इस राइट का इस्तेमाल कब करेगा? पहला सवाल, तब करेगा जब मॉर्गेज मनी ड्यू हो गया हो। ये पहला आधार। आपसे पूछा जाएगा फोरक्लोजर के राइट का इस्तेमाल कब कर सकता है मॉर्गेजी?
कब कर सकता है? पहली बात, जब प्रिंसिपल मनी ड्यू हो गई हो। जो ड्यू डेट आई नहीं है उससे पहले ही शोर मचाओगे क्या? उसके पहले ही हल्ला करके और प्रॉपर्टी लेना चाहोगे, रोकना चाहोगे? नहीं साहब, ये नहीं मिलेगा। एंड बिफोर अ डिक्री हैज बीन मेड फॉर द रिडम्पशन ऑफ मॉर्गेज प्रॉपर्टी, ये दूसरा आधार। इससे पहले कि मॉर्गेज प्रॉपर्टी से रिलेटेड डिक्री जो है वो किसके फेवर में पास होती है? रिडम्पशन की डिक्री किसके फेवर में पास होती है? मॉर्गेजर। अगर मॉर्गेजर के फेवर में कोर्ट ने रिडम्पशन की डिक्री दे दी तो क्या आपको फोरक्लोजर की डिक्री देगा? एक कोई तो देगा। दोनों मकान का दो हिस्से थोड़ी करेगा। अगर कोर्ट ने किसके फेवर में डिक्री दे दी है? मॉर्गेजर के फेवर में। उसको कह दिया कि यस, आपको प्रॉपर्टी को छुड़वाने का, मोचन कराने का, रिडम्पशन का अधिकार है, तो फिर उसका अधिकार खत्म। यानी इसको कब इस्तेमाल करना है फोरक्लोज के लिए अपना अधिकार मॉर्गेजी को? जबकि डिक्री रिडम्पशन की नहीं मिली हो or the mortgage money has been paid or deposited as hereinafter provided। और अगर मॉर्गेजर ने कोर्ट में पैसा जमा करा दिया, आपको पैसा चुका दिया या कोर्ट में पैसा चुका दिया, तो भी बात खत्म। तो आपका कायका फोरक्लोजर आपको नहीं मिलेगा। इससे पहले कि उसने पैसा कोर्ट में जमा नहीं कराया या आपको नहीं दिया मॉर्गेजर ने, आप इस अधिकार का इस्तेमाल कर सकते हो। यानी कौन सी तीन कंडीशंस बताई? राइट ऑफ फोरक्लोजर का इस्तेमाल मॉर्गेजी कब कर सकता है? पहली बात, जब पैसा बकाया हो गया हो। दूसरी बात, जब रिडम्पशन की डिक्री कोर्ट ने मॉर्गेजर के फेवर में पारित ना की हो। तीसरी बात, जब पैसा जमा नहीं कराया हो, तब इस्तेमाल कर सकता है। राइट टू ऑब्टेन फ्रॉम द कोर्ट अ डिक्री, अब राइट है उसका। इन तीनों परिस्थितियों को जान लिया आपने। अब उसका राइट बता रहा है कि क्या कर सकता है? ऑब्टेन कर सकता है कोर्ट से अ डिक्री दैट द मॉर्गेजर शैल बी एब्सोल्युटली डीबार्ड ऑफ हिज राइट टू रिडीम द प्रॉपर्टी, कि माय लॉर्ड, मॉर्गेजर को रोका जाए कि वो प्रॉपर्टी को छुड़वा ना सके, रिडीम ना करा सके। ये डिक्री मुझे दे दो, पूरी तरह उसे रोक दो। और अ डिक्री दैट द प्रॉपर्टी बी सोल्ड, या फिर मुझे ये डिक्री दे दो कि संपत्ति को बेचा जाए। तो धारा 67 क्या बताती है? अपन जनरली दिमाग में एक फोरक्लोजर फोरक्लोजर फोरक्लोजर, तो दोनों चीजें आएंगी। ऑब्जेक्टिव में सवाल आएगा तो अपने को ध्यान रखना है ना। तो क्या कर सकता है? प्रॉपर्टी को सेल कराने के लिए भी वो धारा 67 में कह सकता है, और प्रॉपर्टी को मतलब रिडम्पशन करने से रोकने के लिए भी उसको 67 में मांग सकता है। तो ये चीजें समझ ली आपने। पहला पैरा। किसी को भी कोई दिक्कत यहाँ पे? सेक्शन 67 का फर्स्ट पैरा सबको क्लियर? यस मैम। चलिए अब आगे देखते हैं। आगे कहता है, अ सूट टू ऑब्टेन अ डिक्री that a mortgagor shall be absolutely debarred of his right to redeem the mortgage property is called a suit for foreclosure। एक ऐसा वाद जिसमें कि हम डिक्री लेना चाहते हैं कि बंधककर्ता को ये अधिकार ना दिया जाए कि वो अपनी संपत्ति को छुड़वा सके, इस वाद को फोरक्लोजर यानी पुरोबंध का वाद कहा जाता है। नथिंग इन दिस सेक्शन शैल बी डीम्ड, इस सेक्शन की किसी बात से ये नहीं समझा जाएगा। अब ये आपके लिए सेक्शन काफी इंपॉर्टेंट है। ये रेमेडी और इसकी जो चीजें हैं इसके लिए हम चार्ट का इस्तेमाल भी करते चलेंगे, है ना। तो क्लासिफिकेशंस आपको याद होंगे, है ना। क्या क्या पढ़े थे हमने, वो क्लासिफिकेशंस आपको याद हैं। तो यहाँ पर इस धारा की किसी बात से ये नहीं समझा जाएगा, नथिंग इन दिस सेक्शन शैल बी डीम्ड। तो आप इसको इस तरह से भी पढ़ सकते हो, दिस सेक्शन शैल नॉट बी डीम्ड। नॉट वर्ड का कहाँ इस्तेमाल करके सही अर्थ समझना है, इसको देखना होगा। ये धारा नहीं मानी जाएगी टू ऑथोराइज, मतलब इस धारा में ऊपर जो बातें लिखी हैं उसका मतलब ये मत निकाल लेना कि ये नीचे जो बातें लिखी है कि इन फला फला मॉर्गेजीज को राइट है सेल और फोरक्लोजर का, ये मत समझ लेना। कह रहा है नथिंग इन दिस सेक्शन शैल बी डीम्ड टू ऑथोराइज एनी मॉर्गेजी,
टू इंस्टीट्यूट अ सूट फॉर फोरक्लोजर, ये अंडरलाइन करें आप, अदर देन से लेके टू फोरक्लोज तक को ब्रैकेट बंद करके रख लें, उसको बाद में पढ़ते हैं। इसको पढ़ने का तरीका क्या है? टू ऑथोराइज एनी मॉर्गेजी टू इंस्टीट्यूट अ सूट फॉर फोरक्लोजर, किसी मॉर्गेजी को अधिकार नहीं दे रही है ये धारा कि आप फोरक्लोजर के लिए बात दायर करो। पहले इसे समझो, कौन से मॉर्गेजी के अलावा, ये कह रहा है अदर देन अ मॉर्गेजी बाय कंडीशनल सेल, हम किसको दे रहे हैं ये अधिकार? ऐसा मॉर्गेजी जो कंडीशनल सेल वाला मॉर्गेजी है, सशर्त बंधक ग्रहीता, under mortgagee anomalous mortgage by terms of which he is entitled to foreclose। यानी कौन से दो नाम लिए इसने? मॉर्गेज बाय कंडीशनल सेल का जो मॉर्गेजी होता है, और मॉर्गेज एनामोलस मॉर्गेज, विलक्षण तरीके का जो मॉर्गेज है, उसका जो मॉर्गेजी है उसको फोरक्लोज का राइट दिया है। किस किस को दे दिया इसने? मॉर्गेज बाय कंडीशनल सेल, ठीक है, इसमें कौन सा अधिकार दे रहा है? ये कह रहा है फोरक्लोज का अधिकार मैं दे रहा हूं, उसके अनुसार वहां पर उस फीचर में उसको फोरक्लोजर का राइट दिया जाएगा। और एनामलस मॉर्गेज, अगर कि वो टर्म्स एंड कंडीशंस फिट हो रही हो वहां, आप जानते हैं एनामलस मॉर्गेज का मतलब होता है विलक्षण तरीके का मॉर्गेज, जहां हम टर्म्स एंड कंडीशंस को अपने अनुसार तय कर सकते हैं। तो वहां एनामलस मॉर्गेज में अगर आपने कौन सी चीजें मिक्स करी हैं, कंडीशनल सेल वाले फीचर को लिया है, तो इन दोनों सिचुएशंस में कौन सा राइट मिल रहा है? फोरक्लोजर का राइट मिल रहा है। बाकी सब जगह पे फोरक्लोजर का राइट मिल रहा है क्या? मना कर दिया इसने। कौन कौन से थे बाकी? उनके बारे में भी अभी अपन पढ़ते जाएंगे। अब अपन एक एक लाइन पढ़ के चलेंगे ताकि आपको उस शब्दों का अर्थ भी पता चले साथ में कि क्या कहना चाह रहा है ये। ठीक है, तो आपने क्या लिखा यहाँ? अब इस लाइन को वापस पढ़िए। नथिंग इन दिस सेक्शन शैल बी डीम्ड टू ऑथोराइज एनी मॉर्गेजी, इस धारा की कोई भी बात से ये नहीं समझा जाएगा कि ऐसे बंधक ग्रहीता को अधिकारिता दी है टू इंस्टीट्यूट अ सूट फॉर फोरक्लोजर, कि वो बंधक ग्रहीता या मॉर्गेजी फोरक्लोजर का सूट फाइल करे जो कि अदर देन ए मॉर्गेजी बाय कंडीशनल सेल है, जो कंडीशनल सेल के अलावा कोई मॉर्गेजी है, या मॉर्गेजी अंडर एनामोलस मॉर्गेज बाय टर्म्स ऑफ विच ही इज एंटाइटल्ड टू फोरक्लोज, या एनामोलस मॉर्गेज है जिसमें कि वो एंटाइटल है कि वो फोरक्लोज का राइट रखता है। इन दो के अलावा और किसी मॉर्गेज में हम फोरक्लोज का अधिकार देंगे ऐसा नहीं माना जाएगा। और क्या कह रहा है, अब आगे देखते हैं। or an usufructuary mortgagee as such or a mortgagee by conditional sale as such to institute a suit for sale। और ये कह रहा है साहब सूट फॉर सेल भी आपके पास नहीं है। किसको किसको नाम लिया इसने? इसने कहा मॉर्गेज बाय कंडीशनल सेल, दूसरा इसने कौन सा नाम लिया? यूजुफैक्चरी मॉर्गेज। इसमें क्या कह रहा है? आपको कौन सा अधिकार नहीं है? सेल का राइट नहीं।
यानी हमारे चार्ट में अभी तक जो पिक्चर क्लियर हो रहा है वो क्या हो रहा है, मॉर्गेज बाय कंडीशनल सेल में क्या कहा इन्होंने, फोरक्लोजर का राइट है, ठीक है, ये है, कौन सा नहीं है, सेल का राइट। एनामोलस मॉर्गेज में कौन सा राइट है, फोरक्लोज का राइट है। और यूजुफैक्टरी मॉर्गेज में इसने कहा सेल का राइट नहीं है। इतनी बात समझ आ गई, एक्ट की लैंग्वेज भी क्लियर हो गई है, क्या कहना चाह रहा है। अब आगे देखिए, टू ऑथोराइज, शुरुआत से पढ़ेंगे वापस। Nothing in this section shall be deemed to authorize a mortgager who holds the mortgagee's right। खैर ये सेकंड नंबर का पॉइंट पढ़ने से पहले मैं आपको सिंपल मॉर्गेज वगैरह में जो आगे आपके नोटबुक में नहीं मिलेगा मैं आपको नोट करा देती हूँ। आप सिंपल मॉर्गेज में लिखिए फोरक्लोजर प्लस सेल। मैं आपको ये चार्ट वाइज लिखवा देती हूँ ताकि आपको आसानी रहे। इंग्लिश वाले में लिखिए सेल, और डिपॉजिट बाय टाइटल डीड्स में लिखिए सेल। यहाँ पे इसको सेल ही लिखिए, और मनी डिक्री। सिंपल मॉर्गेज में दो चीजें लिखिए, सेल एंड मनी डिक्री, फोरक्लोजर नहीं लिखेंगे। ये जो चीजें मैं आपको बता रही हूँ ये भी आगे अपने एक्ट में लिखी हुई हैं, इस सेक्शन के आगे प्रोविजंस में, लेकिन क्योंकि अपना चार्ट कंप्लीट हो जाए यहाँ पे, इसलिए मैं आपको कंप्लीट चीजें यहीं लिखवा देती हूँ। तो ये आपको पॉइंट क्या बता रहा है कि सिंपल मॉर्गेज, जैसा कि आप जानते हैं कि सिंपल मॉर्गेज में पोजेशन का ट्रांसफर नहीं होता है। आपको अगर उसके फीचर याद हो तो उसमें कब्जे का अंतरण नहीं होता, और वहां पे क्या पोजीशन होती है कि वहां पर पर्सनल लायबिलिटी मॉर्गेजर लेता है, व्यक्तिगत दायित्व लेता है कि अगर मेरी प्रॉपर्टी से पैसा नहीं रिकवर हो पाए तो आप मेरे खिलाफ सूट फाइल कर सकते हैं। तो वहां पे उसका क्या राइट है, मनी डिक्री, यानी इंडिविजुअली किसको सूट फाइल करेगा, मॉर्गेजर को सूट फाइल करेगा। और प्रॉपर्टी को सेल करवाने का राइट उसका कहां पर है, जो सेक्शन 67 में दिया हुआ है। प्रॉपर्टी को सेल करवा के अपना जो पैसा है वो वसूल कर सकता है, लेकिन वो विद द हेल्प ऑफ कोर्ट ही प्रॉपर्टी को सेल करवाएगा, आपको पता है, क्योंकि कब्जा उसके पास है भी नहीं, है ना। उसके अलावा इंग्लिश मॉर्गेज में भी राइट कौन सा होता है, प्रॉपर्टी को सेल कराने का। डिपॉजिट ऑफ टाइटल डीड्स में भी यही राइट सेल करवाने का होता है। बात समझ आई, तो ये चार्ट लिख लेंगे तो थोड़ा आसानी रहेगी। अब दूसरी बात जहां यहाँ लिखी है कि टू नथिंग इन दिस सेक्शन शैल बी डीम्ड टू ऑथराइज अ मॉर्गेजर हु होल्ड्स द मॉर्गेजीज राइट एज हिज ट्रस्टी और लीगल रिप्रेजेंटेटिव। अगर यहाँ पे पोजीशन ये है कि मॉर्गेजर मॉर्गेजी के ट्रस्टी के रूप में है, उसके लीगल रिप्रेजेंटेटिव के रूप में प्रॉपर्टी को होल्ड रखे हुए है, तो भी ये धारा उसे अधिकार नहीं देगी। एंड हु मे sue for a sale of the property to institute a suit for foreclosure। यहाँ पे हम उसे सेल या फोरक्लोजर का राइट नहीं देंगे। क्यों नहीं देंगे, क्यों, इस धारा में ऊपर 67 में बता रखे हैं, क्योंकि ये किसका न्यासी है, ट्रस्टी है, मॉर्गेजी का। मॉर्गेजर खुद ट्रस्टी की भूमिका में है, एजेंट की भूमिका में है। तो अगर वो ऐसा कर रहा है कि सूट लेके आएगा यहाँ पर, तो उसके लिए तो खुद के खिलाफ ही एक्शन लेना हो जाएगा, तो ऐसे इसीलिए ये अधिकार नहीं दिया। फिर इसने कहा to nothing in this section shall be deemed to authorize the mortgagee of a railway, canal or other work in the maintenance of which the public are interested to institute a suit for foreclosure or sale। वहां पे भी मना कर दिया मॉर्गेजी को कि भैया कोई मामला ऐसा है मॉर्गेज प्रॉपर्टी का जहां पे कि कोई पब्लिक इंटरेस्ट इन्वॉल्व है, रेलवे का, कैनल का, कोई ऐसा लोक हित जिसमें जुड़ा हुआ है, आप उस प्रॉपर्टी के लिए फोरक्लोजर या सेल करवाने का अधिकार नहीं रखोगे। आप उसके लिए सूट फाइल कर सकते हो, मनी डिक्री के लिए कर सकते हो, लेकिन आप फोरक्लोज या सेल करवाने का राइट का यूज करोगे तो उससे बहुत से लोग और हैं जो प्रभावित हो जाएंगे, इसलिए आपको ये अधिकार नहीं दिया।
डी पॉइंट कहता है नथिंग इन दिस सेक्शन शैल बी डीम्ड टू ऑथराइज अ पर्सन इंटरेस्टेड इन पार्ट ओनली ऑफ द मॉर्गेज मनी टू इंस्टीट्यूट अ सूट रिलेटिंग ओनली टू अ कॉरेस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ द मॉर्गेज प्रॉपर्टी। आपको याद होगा जब हमने पहले पढ़ा था आंशिक रूप से मोचन, क्या पार्टली प्रॉपर्टी का रिडीम करवाया जा सकता है? हमने कहा था नहीं कराया जा सकता। ठीक वैसे ही अगर एक से ज्यादा मॉर्गेजी हैं और वो कहें साहब कि हम तो राइट ऑफ रिडम्पशन का यूज करना, राइट ऑफ फोरक्लोजर का यूज करना चाहते हैं लेकिन पार्टली, वो मना कर देगा कोर्ट कि पार्टली हम ये अधिकार नहीं देंगे। सारे बंधक ग्रहिता, सारे मॉर्गेजीज मिलकर इस अधिकार का इस्तेमाल करें तो ठीक है, या फिर एक तरीका ये है कि जो बाकी मॉर्गेजीज हैं उनके इंटरेस्ट को कुछ रिमेनिंग मॉर्गेजीज ने परचेज कर लिया हो, जैसे इस पिछले वाले में भी देखा था आपने, एक पार्ट बाकी लोगों ने ले लिया। Unless the mortgagees have, with the consent of the mortgagors, severed their interest under the mortgage. मॉर्गेजर की कंसेंट से जहां उन्होंने अपने हित को अलग कर लिया हो, अपने आप को उस कॉन्ट्रैक्ट से अलग कर लिया हो, यानी अपना इंटरेस्ट बाकी मॉर्गेजीज को दे दिया हो, तो वो सिचुएशन ऐसी है कि जहां पे हम फोरक्लोज का राइट दे सकते हैं। सेम यही पोजीशन आपने पहले भी पढ़ी है। तो सेक्शन 67 कंप्लीट हुआ। आपका कोई भी सवाल हो तो आप पूछिए।